Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I am Dr. Daman Benipal and you are watching Daily Current Analysis. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो. आज का हमारा पहला टॉपिक इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी मेजर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं, कौन से मेजर रिजर्व्स हैं, उन्हें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. एंड द रीज़न फॉर डूइंग सो, अगर हम इसका कॉन्टेक्स्ट अगर हम फॉलो करें तो रिसेंटली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT इन्होंने एक केस डिसमिस किया है दैट इट टुक अप एज अ सुओ मोटो on the grant of forest clearance for 300 megawatts of Debang Hydel project. Debang Hydel project, Debang एक रिवर है अरुणाचल प्रदेश में. इसके ऊपर 3000 मेगावाट्स का हाइडल प्रोजेक्ट था. इसको लेकर इसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस करनी पड़नी थी, तो उसको फॉरेस्ट क्लियरेंस की ग्रांट देने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस केस को सुओ मोटो पिकअप किया, खुद से इस केस को अपने पास लिया. एंड नाउ द NGT हैज़ डिसमिस दिस केस जो इन्होंने खुद से देबांग हाइडल प्रोजेक्ट को लेकर लिया था विदाउट मीटिंग द प्री कंडीशन ऑफ डिक्लेयरिंग अ नेशनल पार्क. सो दिस इज़ वाई दिस एंटायर रीजन द अरुणाचल प्रदेश इज इन न्यूज़. अब एक तो देबांग रिवर आप लोकेट करेंगे, ठीक है, इन द मैप ऑफ अरुणाचल प्रदेश. अपार्ट फ्रॉम दिस, बिकॉज अब इसको डिसमिस क्यों किया गया है? दिस केस हैज़ बीन डिसमिस्ड without meeting the precondition of declaring a national park. So therefore अरुणाचल प्रदेश में मेजर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या क्या हो रहे हैं, कौन से मेजर कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं, पार्क्स हैं, वो हम एक बार यहाँ पे डिस्कस करेंगे. बिकॉज इफ़ यू लुक एट अरुणाचल प्रदेश तो वहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है इंडिया की, एंड ईस्टर्न हिमालयाज़ वहाँ पे प्रेजेंट हैं, हैवी रेनफॉल वहाँ पे होती है. सो इट्स अ वेरी गुड लोकेशन इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो इसीलिए बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे ज़्यादा है, एंड हेंसफोर्थ अगर हम देखें तो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए डिफरेंट एफर्ट्स भी लिए गए हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन दैट विल डिस्कस इज पाके टाइगर रिजर्व. पाके टाइगर रिजर्व इज़ प्रेजेंट इन अरुणाचल प्रदेश. बिल्कुल हमारे जो ईस्टर्न हिमालयाज़ हैं, ईस्टर्न हिमालयाज़ के फुट हिल्स पे आपको पाके टाइगर रिजर्व मिलेगा. एंड अरुणाचल प्रदेश का कामेंग डिस्ट्रिक्ट है, ईस्टर्न कामेंग डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे पाके टाइगर रिजर्व है, इसे पाकुई टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं. अब याद रखेंगे पाकुई और पाके इज़ द सेम वन, और ये अरुणाचल प्रदेश में है. अब जैसा कि मैं कह रही थी कि जो ईस्टर्न हिमालयाज़ हैं नॉर्थ ईस्ट में, एंड बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है. सो इट इज़ कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. सो वो एरियाज़ जहाँ पे इतनी ज़्यादा स्पीशी रिचनेस हो, स्पीशी डाइवर्सिटी हो, तो ऐसे एरियाज़ को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर देते हैं. आप इनके बारे में अपनी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की क्लासेस में पढ़ते हैं. ऐसी जगहें जहाँ पे एंडेमिसिटी बहुत ज़्यादा हो, वहीं के मिलने वाली स्पीशीज़, वहीं पे मिलने वाले फ्लोरा एंड फौना एंडेमिक टू दैट पर्टिकुलर एरिया, कि अगर आपने उनको वहाँ पे कंजर्व नहीं किया सो दे विल बी एक्सटिंक्ट, क्योंकि वो और कहीं नहीं मिलते. तो ऐसे एरियाज़ जहाँ पे स्पीशी डाइवर्सिटी बहुत होती है, स्पीशीज़ रिचनेस बहुत ज़्यादा होती है, एंडेमिक वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ होती हैं, तो ऐसे एरियाज़ को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहा जाता है. एंड इंडिया में हमारे जो ईस्टर्न हिमालयाज़ हैं दे आर बेसिकली द ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. एंड ये जो पाके टाइगर रिजर्व है इट फॉल्स एग्जैक्टली विद इन दिस ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. अब अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है तो यहाँ पे हॉर्नबिल स्पीशीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. तो इस पाके टाइगर रिजर्व में इवन वहाँ पे 4 रेजिडेंट हॉर्नबिल स्पीशीज़ हैं. बहुत ही खूबसूरती से आप इनको पाके टाइगर रिजर्व में देख सकते हैं. एंड हम हॉर्नबिल, अब देखो अरुणाचल की बात हो रही है तो ग्रेट हॉर्नबिल इम्पॉर्टेंट है. वैसे भी ये आई थिंक आया भी हुआ है प्रीलिम्स में, और बहुत बार करंट में भी रहता है, क्योंकि ग्रेट हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश की स्टेट बर्ड है एंड इट इज़ वल्नरेबल अंडर द IUCN's रेड लिस्ट. ठीक है, तो पहला हमारा यहाँ पे हो गया पाके टाइगर रिजर्व.
इसके बाद नेक्स्ट आता है नाम दाफा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। अब जब नाम दाफा नेशनल पार्क की बात करते हैं तो यहाँ पे जब आप मैप देखते हैं तो वहाँ पे आपको पटकाई बूम हिल्स दिखती हैं। अरुणाचल प्रदेश के मैप में यू हैव पटकाई बूम हिल्स। वहाँ पे एक लोकल रेंज भी है डाफा बूम, पटकाई बूम एंड डाफा बूम। ये मीशमी हिल्स की एक्सटेंशन है टुवर्ड्स द अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल पटकाई बूम के पास आपको मिलेगा नाम दाफा नेशनल पार्क। ऑलमोस्ट इसकी लोकेशन इंडिया और म्यांमार के इंटरनेशनल बॉर्डर पे है एंड यहाँ से एक बहुत ही अच्छी रिवर निकलती है विच इज़ नाउ दिहिंग रिवर एंड इट इज सेड दैट दिस इज वर्ल्ड्स ओनली पार्क विच हैज़ 4 feline species of big cats। यहाँ पे चारों की चारों स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं, जैसे कि टाइगर है, हम कर चुके हैं, वी हैव कवर्ड द टॉपिक ऑफ बिग कैट्स आई थिंक लास्ट वीक। सो टाइगर है, टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या है? पेंथेरा टिग्रिस। लेपर्ड इज ऑल्सो पेंथर, सो पेंथेरा पार्डस, and snow leopard is Panthera uncia, and clouded leopard which is Neofelis nebulosa, that is also present over here. And apart from this there are so many lesser cats also, in big cats के अलावा lesser cats भी यहाँ पे present हैं। So this is a very important national park जहाँ पे ये चारों big cat species आपको दिख जाती हैं, the Nam Dafa National Park and Tiger Reserve. Then we also have Mawling National Park. Now Mawling National Park is very beautiful place and ये भी अरुणाचल प्रदेश का जो वेस्ट सियांग और ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे लाई करती है। मेनली सियांग डिस्ट्रिक्ट में ये प्रेजेंट है। यहाँ पे जो माउलिंग नेम है ना, दिस कम्स फ्रॉम द हाईएस्ट पीक विच इज़ माउलिंग। लोकल फेथ और लोकल बिलीव के हिसाब से देयर इज़ अ हाईएस्ट पीक जिसे माउलिंग कहते हैं। यहाँ पे एक रिवर है सियोम जो कि इस पार्क के वेस्टर्न एजेस से होकर गुजरती है। देयर आर सो मेनी स्मॉलर रिवर्स जो इस पार्क से होकर गुजरती हैं, वेरी स्मॉल। एक सिमोंग है, कोरोबोंग, सुबोंग, सिरिंग, वेरी स्मॉल रिवर्स विच अल्टीमेटली फ्लोज इनटू सियांग रिवर। ठीक है, तो अनदर वन इज मोलिंग नेशनल पार्क। देखो बाकी बहुत कॉमन है, पाके, नाम दाफा, दे आर वेरी फेमस। आपने मॉलिंग नेशनल पार्क भी नहीं भूलना है, दिस इज ऑल्सो इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, देन कम्स नेक्स्ट विच इज ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ईगल नेस्ट या फिर ईगल्स नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है। अगैन कामेंग डिस्ट्रिक्ट जो है अरुणाचल प्रदेश का, वेस्ट कामेंग, वहाँ पे प्रेजेंट है। लोकेशन बिल्कुल हिमालयन फुट हिल्स में प्रेजेंट है एंड यहाँ पे एक सेसा ऑर्किड्स सेंचुरी है इन द नॉर्थ ईस्ट और एक तरफ इसके है पाकुई टाइगर रिजर्व, उनके बीच में ये प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कामेंग रिवर द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा वो यहाँ से गुजरती है और यहाँ पे कामेंग एलिफेंट रिजर्व भी है। आई थिंक हमने 2 दिन पहले एलिफेंट कंजर्वेशन डिस्कस किया था, तो वहाँ पे भी हमने बात की थी कि एलिफेंट रिजर्व्स आपको या एलिफेंट कॉरिडोर्स आपको मेनली नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया एंड सम साउथ इंडिया, वहाँ सम पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया वहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में भी एलिफेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ये कामेंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर कामेंग एलिफेंट रिजर्व भी है। ठीक है, अब इसका नाम देखो कितना इंटरेस्टिंग है, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसलिए कहते हैं बिकॉज यहाँ पे इंडियन आर्मी की एक डिवीजन है विच इज़ रेड ईगल, वहाँ से इसका नेम डिराइव होता है क्योंकि 1950s के दौरान इस रीजन में इंडियन आर्मी की रेड ईगल डिवीजन जो थी वो पोस्टेड थी। एंड ईगल नेस्ट इज़ दैट साइट जहाँ पे बुगून लियोचला, इट्स बेसिकली अ बर्ड स्पीशी, पेसेराइन बर्ड स्पीशी जिसे हम कहते हैं। ये पहली बार 1995 में डिस्कवर हुई थी। जब हम कहते हैं ना पेसेराइन बर्ड स्पीशीज़, तो ऐसी जो पर्चिंग बर्ड्स होती हैं उनको हम कहते हैं पेसेराइन बर्ड स्पीशीज़, तो वो यहाँ पे लोकेट हुई थी। तो ये ऐसी बर्ड्स हैं जो कि लार्ज ऑर्डर की बर्ड्स होती हैं एंड यू कैन डिस्टिंग्विश दैट दे हैव देयर फीट विच आर अडेप्टेड फॉर पर्चिंग। ठीक है, जो पर्चिंग के लिए उनके फीट जो है वो अडेप्टेड होते हैं। सो इसमें सारी जितनी भी सॉन्ग बर्ड्स होती हैं उनको सब पर्चिंग बर्ड्स बोलते हैं। सो हैव देयर फीट दैट आर अडेप्टेड फॉर पर्चिंग। एंड ऑल्सो जो हमारे यहाँ पे हाफ ऑफ द वर्ड्स दे कम इन टू दिस कैटेगरी एंड जो पेसेराइन्स हैं वो यूरोप में
एक पूरा का पूरा रीजन है जहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पे सॉन्ग बर्ड्स प्रेजेंट हैं, सो दे आर प्रेजेंट ओवर देयर इन द फॉर्म ऑफ द पेसराइन बर्ड। तो यहाँ पे बुगोन लिलियोचिया विच वॉज डिस्कवर्ड ओवर हेयर, उसके बाद फिर ये यहाँ पे साइट की गई थी, तो इसीलिए ईगल नेस्ट साइट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दैट। अगैन थोड़ा सा लाइमलाइट में नहीं रहता ये नाम, इसीलिए ईगल नेस्ट को भी याद रखेंगे दैट दिस इज ऑल्सो इन अरुणाचल प्रदेश। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव सेसा ऑर्किड सेंचुरी। अब जो सेसा ऑर्चिड सेंचुरी है, दिस इज़ लोकेटेड अगैन इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये प्रेजेंट है, एंड मेनली देर इज़ दिस भालुकपोंग फॉरेस्ट डिवीजन वे यू कैन सी दिस सेंचुरी। अगैन हिमालयाज के फुट हिल्स में प्रेजेंट है, तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ इट को जॉइन्स द ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू द साउथ वेस्ट। इसके साउथ वेस्ट में ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रेजेंट है। इस पूरे एरिया में हम कह सकते हैं कि कामेंग रीजन है। अगैन दोबारा पीछे भी हम कामेंग पढ़ कर आए हैं जहाँ पे आपको ईगल नेस्ट मिलेगा, सो इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ कामेंग प्रोटेक्टेड एरिया कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे भी एलिफेंट रिजर्व है। अब इसका नाम देखो, सेसा। यहाँ पे 200 से ज़्यादा ऑर्चिड स्पीशीज़ हैं विद 5 एंड न्यू एंडेमिक स्पीशीज़। तो इस सेंचुरी में टोटल अगर हम देखें तो देर आर 7 एंडेमिक स्पीशीज़ ऑफ सेप्रोट्रॉफिक ऑर्किड्स। नाउ व्हाट आर सेप्रोट्रॉफिक? सेप्रोट्रॉफिक एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है दैट फीड्स ऑन द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। सेप्रोट्रॉफ, आप इसको इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं, डिफरेंट मोड्स ऑफ नरिशमेंट होता है, न्यूट्रिशन होता है, तो वहाँ पे जो हेट्रोट्रॉफ ऑटोट्रॉफ आप पढ़ते हो। सेप्रोट्रॉफ्स कौन है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना नरिशमेंट एक डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से जो डिराइव करते हैं, उनको हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफ। तो यहाँ पे 7 एंडेमिक स्पीशीज़ हैं ऑर्चिड्स की जो कि सेप्रोट्रॉफिक हैं। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट्स अरुणाचल प्रदेश में लिए गए हैं, तो आई थॉट दैट यू शुड नो अबाउट देम, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं आपको एक बार डायरेक्टली क्वेश्चन ही दिखा देती हूँ। ये देखो 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है पाकुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो जो भी रीजन, चाहे वो स्पीशी हो या फिर वो कोई कंजर्वेशन एरिया हो, अगर वो न्यूज़ में है तो अपने एटलस ओपन कीजिए और उसे लोकेट कीजिए, मार्क इट देन एंड देयर। आपके पास जो बड़ा मैप है, एक मैप लगा लीजिए। जो सेंचुरी आपको बाय हार्ट पता है, नेशनल पार्क आपको बाय हार्ट पता है, जस्ट कीप ऑन मार्किंग इट दैट दिस तो आई नो। धीरे धीरे एवरी डे मेक एन एफर्ट कि आप 2 या 3 नए याद कर रहे हो, ठीक है, एंड देन स्टार्ट जम्बलिंग देम टुगेदर। से यार 5 मुझे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन साइट्स बताओ एमपी की, 3 बताओ कर्नाटका की, 3 बताओ अरुणाचल की, 2 बताओ नागालैंड की। तो स्टार्ट डूइंग दिस, क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। कभी कभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है आपको साइट, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेंचुरी का नाम दिया हुआ है, बोला कि कौन सी स्टेट में है। कभी कभी 3-4 आ जाते हैं, पेयरिंग करने के लिए आ जाता है। लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कि नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करो। अब इसमें बच्चे बहुत घबरा जाते हैं कि मैम ये कैसे करेंगे। तो इसकी सिंपल ट्रिक ये होती है कि पहले उन ऑप्शंस को पहले स्टेट वाइज अरेंज कर लो। अगर आपको थोड़ा स्टेट का भी आइडिया हो जाएगा तो 2 ऑप्शंस तो आप उसी के हिसाब से एलिमिनेट कर लेंगे, एंड द रेस्ट इज की 2 से 3 ऑप्शन आप वहाँ से कर सकते हैं इफ़ यू नो कि वो कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है। तो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कभी कौन सी, सपोज कोई एक पर्टिकुलर नेशनल पार्क थी जो किसी स्पीशी के लिए फेमस है, तो ऐसा क्वेश्चन भी वहाँ पे पूछा जा सकता है। सो इसलिए दीज आर कुकी क्वेश्चंस फॉर यू। जो भी करंट अफेयर में आपके प्रोटेक्टेड एरियाज न्यूज़ में है, डू फॉलो देम। कोई आर्ट एंड कल्चर की साइट न्यूज़ में है, डू फॉलो इट। कोई रिवर है उसको मार्क करो, उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, मेजर हाइडल प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, कहाँ से जाकर कहाँ पे ड्रेन कर रही है। तो इस तरीके से जस्ट कीप ऑन डूइंग इट। जैसे हम जब आईआर की बात करते हैं तो आईआर में कोई कंट्री न्यूज़ में है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आई थिंक किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान की बात की थी, तो कौन सी कंट्रीज उसको बॉर्डर करते हैं आपको पता होना चाहिए। अभी लास्ट ईयर अफगानिस्तान न्यूज़ में था तो वहाँ से सीधा क्वेश्चन आ गया। तो ऐसे जो बेसिक्स हैं इनको लगातार आप करते जाएंगे, ठीक है जी। ओके, कमिंग डाउन टू दिस, ये हमने सारी बात इसलिए की बिकॉज एनजीटी के कॉन्टेक्स्ट में सारी डिस्कशन हुई। तो एनजीटी क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अगैन you read about this in your polity and governance classes, in environment class,
हम एक ग्लांस लेंगे दैट व्हाट इज़ NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है। तो ये 2010 में इस्टेब्लिश किया गया था। हमारे लिए इसको लेकर एक पर्टिकुलर एक्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, जिसमें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन या फॉरेस्ट कंजर्वेशन को लेकर या फिर किसी भी नेचुरल रिसोर्स को लेकर जितने भी केसेस हैं उनकी इफ़ेक्टिव और एक्सपीडिशियस डिस्पोजल हो सके, उन केसेस के जो पेंडेंसी है वो कम हो, एक स्पेशलाइज्ड एरिया हो जहाँ पे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, नेचुरल रिसोर्सेज के जो केसेस हैं वो डिस्पोज होंगे। तो उसके लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश किया गया। सो इट्स अ स्पेशलाइज्ड बॉडी, इनके पास वो एक्सपर्टीज़ है जिससे कि जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, जो इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट्स हैं, कि उसको हैंडल कर सकते हैं, बिकॉज environmental issues are multidisciplinary issues. So therefore this body has that necessary expertise what is needed to exercise its decision. अब ये ट्रिब्यूनल जो है it shall not be bound by the procedure which is laid by Code of Civil Procedure 1908, rather it shall be guided by the principle of natural justice. याद रखेंगे, इट इज़ नॉट बाउंडेड बाय द प्रोसीजर जो कि आपके सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में लिखा गया है। जो नेचुरल जस्टिस है ये उसके प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। सो व्हाट इज नेचुरल जस्टिस? ये तो एथिक्स में यू रीड अबाउट दिस इन मच मोर डिटेल। व्हाट आई कैन से इन दिस ओवर हियर दैट दोज प्रिंसिपल्स एंड दोज प्रोसीजर or that kind of treatment which is instinctively felt to be more morally right, जो morally right है, morally fair है, that is called as natural justice. तो natural justice के basis पे ट्रिब्यूनल जो है वो इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है। It is natural, the principle of natural justice guides the tribunal. इन्वायरमेंटल मैटर्स जितने भी हैं उन सब के लिए अब ये ट्रिब्यूनल डेडिकेट कर दिया गया है ताकि सभी की एक स्पीडी जस्टिस मिल सके। इन्वायरमेंट जस्टिस हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटल जस्टिस मिल सके, एंड हायर कोर्ट्स के ऊपर जो बर्डन है लिटिगेशंस का वो कम हो सके, एक चैनल मिल जाए इन्वायरमेंट के केसेस के लिए। अब इस ट्रिब्यूनल को ये मैंडेट दिया गया है कि जितनी भी एप्लीकेशन या अपील्स ट्रिब्यूनल के पास आती हैं, they will finally within 6 months they will endeavor it for the 6 months of filing the date, and the New Delhi is the principal place of sitting of the tribunal. इसके अलावा बाकी 4 places भी हैं जहाँ पे ट्रिब्यूनल बैठता है, which is भोपाल, पुणे, कोलकाता and Chennai. So New Delhi is the principal place. Apart from this, Bhopal, Pune, Kolkata and Chennai are the other 4 places of sitting of the tribunal. Okay? यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में पूछे गए हैं, राइट? सो अगैन इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। मूविंग अहेड, हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है भाई, इट्स अबाउट अ स्पीशी इन न्यूज़ विच इज़ एंशिएंट प्लांट सिल्फियन। एंशिएंट प्लांट सिल्फायन। अरे जो सिल्फियम है या सिल्फायन है, इट्स अ मेडिटेरेनियन मेडिसिनल प्लांट, और ये कहा जाता है दैट इट्स अ क्योर ऑल काइंड ऑफ अ प्लांट जो कि मिस्टीरियसली 2000 साल पहले वैनिश हो गया था, एंड इट माइट बी स्टिल अराउंड। द न्यू स्टडी हैज़ क्लेम्ड दिस, अ मेडिटेरियन मेडिसिनल प्लांट विच इज़ योर सिल्फायन। अब ये स्टडी कहाँ से आई है? द स्टडी इज़ फ्रॉम इस्तांबुल यूनिवर्सिटी, जिन्होंने एक प्लांट स्पीशी रिसेंटली डिस्कवर की है एट 3 लोकेशंस इन एनाटोलिया, विच इज़ योर टर्की बेसिकली, जो कि एंशिएंट प्लांट सिल्फायन से रिजेंबल करती हैं। दे मे बी वाटरलॉग्ड रिमेन्स ऑफ द एंशिएंट सिल्फायन ऑन द मेडिटेरेनियन सी फ्लोर, एंड दिस कुड प्रोवाइड डायरेक्ट एविडेंस फॉर द नेचर ऑफ इल्यूसिव प्लांट। किस लिए यूज़ किया जाता था सिल्फायन को? देखो, अगर हम सिल्फायन के यूजेस की बात करें तो इसका जो रेजिन था ना, उसे उससे स्पाइसेस बनाए जाते थे, परफ्यूम बनाए जाते थे, कॉन्ट्रासेप्टिव्स में यूज़ किया जाता था, इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन में यूज़ किया जाता था, एंड इट वाज आल्सो यूज एज एफाइड्रोजियाक,
ना एफाइड्रोजियाक इज समथिंग विच इज़ जनरली अ फूड और ड्रग जिसका कुछ इफेक्ट होता है, तो उसके तौर पे अगर किसी चीज़ को कंज्यूम किया जाए तो उसे कहा जाता है एफाइड्रोजियाक. सो it is found in a very important place. It occupied that region जो कि एक्सपोर्ट इकोनॉमी था, विच वॉज द रीजन ऑफ एंशियंट सीरीन, एक ओल्ड या फिर आप कह लो कि लेटर रोमन कॉलोनी थी इन द ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न लिबिया. एंड सिल्फायोन को डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता था, जैसे कि गोइटर में क्या होता है, देयर इज एनलार्जमेंट ऑफ द फ्रंट एंड द साइड्स ऑफ द नेक. दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड. तो गोइटर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते थे. देन देयर वाज दिस स्कियाटिसिया, नर्व पेन होता है, ये पेन रेडिएट्स इन द बैक ऑफ द थाई. तो नर्व पेन के लिए, टूथ पेन के लिए, कोई इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं, एपिलेप्सी, टेटनस, पॉलिप्स, कोई एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है टिश्यू की, इवन फॉर मेलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑल्सो सिल्फायोन वॉज यूज्ड. इसके जो स्टॉक्स थे उसको वेजिटेबल की फॉर्म में ईट किया जाता था और जो रूट्स हैं उनको रॉ खाया जाता था. एंड प्लांट वॉज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व लेंटिन्स ऑल्सो. लेकिन फिर इसकी एक्सटेंशन को लेकर कहा गया कि भाई ये बहुत ओवर हार्वेस्ट होना शुरू हुआ. एंड उसी के साथ साथ इन्वायरमेंटल चेंजेस भी आए विच मेड इट सर्वाइवल डिफिकल्ट, विच वर मेनली ह्यूमन इंड्यूस्ड. एंड जैसे कि देयर वाज अ वाइड स्प्रेड डिफॉरेस्टेशन एंड डिजर्टिफिकेशन दैट लेड टू द एक्सटेंशन. इन्वायरमेंटल कंडीशंस अगर हम यहाँ पे देखें तो ये इन प्लांट्स को कोल्ड और मॉइस्ट कंडीशंस चाहिए फॉर सीड जर्मिनेशन. एंड दिस इज़ बिकॉज दिस प्लांट रिलेट्स टू सिल्फायोन, जैसे कि आपके फिरोला, ड्रूडीनिया, कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनको इसी तरह का इन्वायरमेंट चाहिए अपनी सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए. फिर उसके बाद अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, दैट इंक्रीजेज इवेपोरेशन एंड दैट लीड्स टू अनफेवरेबल कंडीशन. और यही हुआ होगा, डिफॉरेस्टेशन बढ़ा, डिजर्टिफिकेशन बढ़ी और ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से सीड जर्मिनेशन जो है उसमें अनफेवरेबल कंडीशंस आ गई एंड दैट लेड टू एक्सटेंशन ऑफ द स्पीशी. सो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा तो प्रीलिम्स में अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. या मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट RH-200 साउंडिंग रॉकेट. So ISRO is hoping to achieve a remarkable feat with the 200th successful launch of Rohini RH-200 sounding rocket in the row. अभी तक 198 consecutive successful flights जा चुकी हैं and 199th और 200th flight प्लान की गई है to take during 2022. इसरो ने अभी तक 1600 से ज़्यादा RH-200 रॉकेट्स लॉन्च कर दिए हैं एंड अभी 2 रहते हैं 200 कंप्लीट होने में. इससे पहले 100 का जो मार्क था वो 2015 में हमने सक्सेसफुली अचीव किया था. तो यहाँ से रोहिणी 200 रॉकेट, ये रॉकेट इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो इसके बारे में अगर हम देखें तो ये जो साउंडिंग रॉकेट्स हैं, दीज आर 1 स्टेज और 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट्स. तो इनको अपर एटमॉस्फेरिक रीजन्स को प्रोब करने के लिए यूज़ किया जाता है एंड किसी स्पेस रिसर्च के लिए यूज़ किया जाएगा. एंड फॉर इंडिया इट इज़ डेवलप्ड बाय इसरो. जो स्पेसिफिकली RH-200 है, इट इज़ 3.5 मीटर टॉल 2 स्टेज रॉकेट एंड इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू क्लाइम अप टू 70 किलोमीटर्स एंड वहाँ तक ये साइंटिफिक पेलोड्स ले जा सकता है. जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेज है, इट इज़ पावर्ड बाय सॉलिड मोटर्स. इसमें जो 200 वर्ड लिखा गया है दैट इज़ द डायामीटर ऑफ द रॉकेट एंड दिस 200 इज़ इन मिलीमीटर्स. तो 200 मिलीमीटर्स का डायामीटर है जिसकी वजह से इसका नाम है RH-200. रोहिणी के बाकी वेरिएंट्स भी हैं, RH-300 Mark II, RH-560 Mark III, ये बाकी वेरिएंट हैं. जो पहला RH-200 यूज़ किया गया था विच यूजेस द न्यू प्रोपेलेंट बेस्ड, दैट वाज हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन. इसे सक्सेसफुली 2020 में यूज़ किया गया. इससे पहले पॉलीविलाइन क्लोराइड बेस्ड प्रोपेलेंट यूज़ किया जाता था. दिस इज अबाउट RH-200.
लेकिन अब हम कह रहे हैं साउंडिंग रॉकेट्स। साउंडिंग रॉकेट्स क्या होता है? देखो, साउंडिंग रॉकेट्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। कोई फिनोमिना है, एक्लिप्सिस को कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, तो ऐसे केस में साउंडिंग रॉकेट्स को यूज़ किया जाता है। पहला साउंडिंग रॉकेट जो है वो अमेरिका का नाइकी अपाचे, इसे लॉन्च किया गया था इन 1963। फिर इसरो ने 1967 में अपना खुद का वर्जन लॉन्च किया, तब इसे कहा जाता था रोहिणी RH-75। जो साउंडिंग रॉकेट प्रोग्राम है, दिस वाज द बेड रॉक, जिसके ऊपर सभी जितने भी लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो डेवलप हुई हैं। सो इट इज़ एडिफाइस, एक बिल्डिंग, एक स्ट्रक्चर है, एक फैब्रिक है, जिसके बेसिस पे जो लॉन्च व्हीकल्स हैं वो डिज़ाइन हुए हैं। आज के टाइम पे जितने भी स्मॉल रॉकेट्स हैं, they are both launched from the Thumba Equatorial Rocket Launching Station and the Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. So important question आ जाता है, जैसे कि I think I have not included the question here, but 2016 में GL-10 करके आया था कि GL-10 is in news, which was Grease Lightning 10. क्या है ये? तो similarly you can expect question that RH-200 is in news. What is this? Because इस साल 200th सक्सेसफुल फ्लाइट अचीव कर सकता है RH-200 होपफुली, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। लास्टली हमारा लास्ट आर्टिकल मॉडर्न हिस्ट्री परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अबाउट अम्बेडकर टूरिस्ट सर्किट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्पेशल टूरिस्ट सर्किट अनाउंस किया है, जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर से जुड़ी हुई 5 इम्पॉर्टेंट साइट्स को इंक्लूड किया गया है। इन 5 साइट्स को कहा जाएगा पंचतीर्थ। One is Mohau, his birthplace, his Janmabhoomi, which is, as you can see, in Madhya Pradesh. Then the next important region is Nagpur. This is where he studied, जिसे कहा जाएगा Diksha Bhoomi. This is where he has embraced Buddhism, and Nagpur is in Maharashtra. And then there's one more thing, London, where he resided and studied. Then is Delhi, which is Mahaparinivaran Bhoomi, the place of his demise. And then is Mumbai, which is Chaitya Bhoomi, the place where he was cremated. तो ये places तो अपने आप में important हो गई, कहाँ पे क्या हुआ है important है, ठीक है। इसके अलावा देर इज़ अ प्लेस ऑफ राजगढ़ इन महाराष्ट्र। वहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर ने महासत्याग्रह लीड किया था। दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंसिडेंट्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम फॉर दलित्स। आई थिंक 1927 मार्च 20th 1927 में इसे लॉन्च किया गया था। दिस बेसिकली अलाउड द अनटचेबल्स टू यूज़ वाटर इन द पब्लिक टैंक इन महाड। देन देर इज़ पुणे इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज पुणे में महात्मा गांधी के साथ यरवाड़ा जेल में उनकी पहली नेगोशिएशन शुरू होती है ऑन द इशू ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। आप पढ़ते हैं इसके बारे में। जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनके लिए लेजिस्लेचर के अंदर एक सेपरेट इलेक्टोरेट लेकर आया जाए। ये नेगोशिएशन पहली बार 1932 में गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में होती है, एंड जिसकी वजह से पूना पैक्ट साइन किया जाता है बाय डॉक्टर अम्बेडकर ऑन बिहाफ ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस and by the Madan Mohan Malviya on behalf of the upper caste Hindus. याद रखिएगा ये बात। फिर कोल्हापुर महाराष्ट्र इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे छत्रपति शाहूजी महाराज he declared Dr. Ambedkar as the true leader of oppressed classes in India. So this place is also important. And March 2020 को इनका centenary year declare किया गया था। And lastly is Sri Lanka. Sri Lanka इसलिए because यहाँ पे he attended the Buddhist conclave. That is said to be that has influenced him to convert into Buddhism. So, Dr. B.R. Ambedkar, his teachings, his contribution to Indian Constitution is itself important. तो ये भी चीज़ें आप याद रखेंगे, the Panchtirth related to Dr. B.R. Ambedkar's life. So I guess that is all for this video. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.